हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स को देखते रहते हैं। इस बार मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कई सारी टाइप्स हैं, पर आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लाइन स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए कई सारी एग्जाम्पल्स मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लेक्चर डालूं उसी समय आप उसको देख पाएं। अगर लेक्चर सुनने के बाद आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एजुकेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे और सबके सपने साकार हो जाएं। तो टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हर एक कंपनी के अंदर कई सारे रूल्स होते हैं। लोगों को अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं, यानी काम क्या करना है बता दिया जाता है। रिलेशनशिप्स में बांध दिया जाता है। रिलेशनशिप्स होती हैं सीनियर और जूनियर की। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बता दिया जाता है। इसी तरीके से एक कंपनी लोगों को एक स्ट्रक्चर के तहत एक पोस्ट दे देती है, ताकि सब लोग इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाएं और कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसी की मदद से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी किया जाता है। हर एक लेवल दूसरे लेवल के लोगों को इंफॉर्मेशन देता भी है और उनसे फीडबैक लेता भी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मदद से लोगों को ये पता लग जाता है कि मैंने किसको जवाब देना है। काम करने के बाद मेरी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कौन मेरा बॉस है। तो हर एक लेवल के लोगों को अपने से ऊपर और नीचे के लेवल के लोगों का पता लग जाता है। सीनियर मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है, ऑफिसर्स के बारे में पता लगता है और यहाँ तक कि कंपनी के मालिकों के बारे में भी डिटेल में नॉलेज मिल जाती है। बेसिकली हमें ये समझ आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मदद से कंपनी में हायरार्की फॉर्म हो जाती है। हायरार्की का मतलब होता है एक सिस्टम। लोगों के बीच में सबको ये पता लगता है कि कौन किस पोस्ट पर है, मेरा सीनियर कौन और मेरा जूनियर कौन। तो प्रॉपरली सब लोग एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं। अब बात आ जाती है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में से एक कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर चूज करे। इसका जवाब है कंपनी का साइज। कंपनी बड़ी है, छोटी है, यानी वो एक स्टेट में काम करती है, एक कंट्री में काम करती है या कई सारे कंट्रीज में काम करती है। उस हिसाब से कंपनी ये डिसाइड करेगी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करे। आज मैं आपको दो स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। पहला है हायरार्किकल या इसे लाइन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। दूसरा है फंक्शनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले के साथ। लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग की पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगी, यानी कि पावर ऊपर से नीचे जितनी जरूरत है उतनी ही अथॉरिटी आगे दी जाएगी। अथॉरिटी के बारे में डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ये एक बहुत ही रिजिड या यूं कहूँ एक बहुत ही सख्त स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन उतनी ही दी जाएगी जितनी की जरूरत है। लोगों के फीडबैक के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट अपने पास ही छुपा कर रखेगी। और जर्नली ये देखा गया है कि लाइन स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेटिक कंपनीज में यूज किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेटिक कंपनीज कौन सी होती हैं? ब्यूरोक्रेटिक कंपनीज का मतलब होता है वो कंपनी जिसके अंदर रूल्स बहुत अच्छे से बताए गए हैं, प्रोसीजर सेट कर दिए गए हैं
और हर एक एम्प्लॉय को पता है कि कौन से रूल्स उसने फॉलो करने हैं। अगर वो अपनी हद को पार करता है या किसी रूल को तोड़ देता है तो उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जनरली सरकारी कंपनीज को ब्यूरोक्रेटिक कंपनीज बोला जाता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो पार है, पार किसकी, डिसीजन मेकिंग की, वो टॉप मैनेजमेंट हमेशा अपने हाथ में ही रखती है। इस तरह के स्ट्रक्चर में टॉप पर होंगे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे सीईओ बोला जाता है। सीईओ के बाद होंगे वाइस प्रेसिडेंट। हर एक एरिया का एक वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैनेजर्स आएंगे और मैनेजर्स के बाद जिस जिस स्टाफ की जरूरत है उनको रखा जा सकता है। अब इसमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट ये है कि एक एरिया का वाइस प्रेसिडेंट दूसरे एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के कामकाज में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और जितना भी स्टाफ रखा गया है कंपनी के अंदर उनको सिर्फ ओबे करना है ऑर्डर्स को, यानी जो भी ऑर्डर्स उन्हें दिए जा रहे हैं उनके सीनियर के द्वारा वो ऑर्डर उसी समय उन्होंने मान लेना है। किसी भी बात पर किंतु परंतु यानी क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम यूज करेंगे। चलिए अगली स्लाइड में उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है प्रेसिडेंट यानी कंपनी का सीईओ जो कि कंपनी का मालिक भी हो सकता है, सबसे ये टॉप लेवल है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट्स आएंगे स्पेसिफिक एरिया। तो कंपनी में कौन कौन से एरियाज हुए, फाइनेंस यानी कि पैसा, एचआर यानी लोगों को काम पे कब और कैसे रखना है, लीगल सारे कानूनी काम जो करने होते हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज बनाना। तो ये हो गए एरियाज। और उसके बाद थे मैनेजर्स। तो जितने भी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, हर काम के लिए मैनेजर को रखा जा सकता है। अब देखिए ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, सीईओ हो गया, सीईओ के बाद वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए हर एक एरिया के, फिर मैनेजर्स आ गए। मैनेजर्स के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है ऑपरेशनल पर्सनेल। अब ऑपरेशनल पर्सनेल क्या होता है, चलिए ये भी हम एक डायग्राम की मदद से ही समझ लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसके बाद ऑपरेशंस यानी काम को करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने 3 और मैनेजर्स को या अपने नीचे पर्सनेल को अपॉइंट किया। सबसे पहले इंजीनियरिंग का काम संभालने के लिए इंजीनियरिंग मैनेजर रख दिया। परचेज जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए परचेज मैनेजर रख लिया। फिर उसके बाद काम को करना यानी एक्चुअल में प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर एक एरिया का मैनेजर दूसरे एरिया में कोई भी दखल अंदाजी या राय नहीं दे सकता। अब आपको अगर इस चार्ट की मदद से ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा जरूर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। सबसे पहली एडवांटेज होगी कि हमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी रिपोर्टिंग के बारे में, यानी किसको जाकर मैंने बताना है कि काम कर लिया है, और डिवीजन ऑफ अथॉरिटी किसको कितनी पावर मिलनी है ये भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट लेडर यानी के सीनियर, जूनियर, उसका जूनियर, सबको अपने रैंक्स पता लग जाएंगे। प्रमोशन के बारे में भी क्लैरिटी होगी कि कल को अगर मुझे प्रमोशन मिलना है तो मैं किस पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा। हर एक एम्प्लॉय अपने काम में स्पेशलिटी ले लेगा यानी काबिलियत हो जाएगी। लोगों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप्स डेवलप होगी क्योंकि सबको पता है कि मैंने किससे काम करवाना है और किसको काम देना है। इस तरीके से लोगों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप्स डेवलप हो सकती हैं। अब बारी आती है डिसएडवांटेज की। सबसे पहली डिसएडवांटेज होगी काम में डिले होता जाएगा, देरी होती जाएगी, क्योंकि एक लेवल ने दूसरे लेवल से परमिशन लेनी है तभी काम हो पाएगा। एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने डिपार्टमेंट को ही प्रायोरिटी देंगे,
दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सिर्फ जो काम उनको बोला गया है वह उसी काम को ही करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी में डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और अपना काम करने के बाद वो कंपनी के सीईओ को रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ये भी एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ही है। चलिए एक डायग्राम की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर काफी हद तक मिलता जुलता है। सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, जिन्हें सीईओ भी बोला जा सकता है। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है फाइनेंस के, एचआर के, मार्केटिंग के या कई सारे और भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। कंपनी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। फाइनेंस वाले अकाउंट्स देखेंगे, एसेट्स को देखेंगे। इसके अलावा एचआर वाले स्टाफ के बारे में सोचेंगे, मार्केटिंग वाले कस्टमर्स और सेल्स के बारे में सोचेंगे। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे सब डिपार्टमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो को रोक के इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िए। किस तरीके से एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 या 4 या 5 डिपार्टमेंट्स और छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर ये चाहते हैं कि वो डिजाइन चेंज कर दें प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल भी कोई नया ही ढूंढ ले। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग के अंदर वो सब डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को इनवाइट करते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स होंगे वो हो सकते हैं परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। अब ये सब मिलके किस तरीके से डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर के साथ डिस्कस करेगा कि रॉ मटेरियल के और कौन कौन से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, किस तरीके से हम नया रॉ मटेरियल ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर के साथ वो डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या रूट हम फॉलो करें और स्टॉक लेवल यानी कितना माल हमें अपनी कंपनी में रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे जब हम प्रोडक्ट को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। इस तरीके से जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे और डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स होंगे। मुझे उम्मीद है आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो भूलिए नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बारी आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। आज मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से ही ये पॉइंट्स क्लियर करूंगी। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एचआर मैनेजर है मिस मोनाली और वो चाहती हैं कि मैं इंसेंटिव्स दूं अपने स्टाफ को, जो अच्छा काम करता है उसको कोई ना कोई काबिलियत उसकी काबिलियत को सराहना करने के लिए उसे कुछ दिया जाए। लेकिन कंपनी कितने इंसेंटिव्स अफोर्ड कर सकती है इसके बारे में उन्हें क्लैरिटी नहीं है। इसलिए वो मिस्टर अशोक को बुलाती हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, मिस मोनाली ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया, मिस्टर अशोक के साथ उन्होंने डिस्कस करी कि वो क्या चाहती हैं और इसी तरीके से प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाएंगी। और ये फायदा ये भी होगा कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल पाएगा। उसको ये लगेगा कि मेरी खूबी का कंपनी को फायदा हो रहा है और वो नए नए तरीके ढूंढता जाएगा। लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। कभी कभी 2 डिपार्टमेंट के लोग आपस में अच्छे से बात नहीं करते, या यूं कहूँ उन्हें टाइम ही नहीं मिलता दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बात करने का। और जो एम्प्लॉइज हैं अपने डिपार्टमेंट की जरूरी बातें या नेगेटिव बातें दूसरे डिपार्टमेंट से छुपा लेते हैं। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का साथ नहीं देता। आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। बहुत ही जल्द मैं आपको एक अगला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम अगले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और बिल्कुल ना भूलिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। मिलते हैं बहुत जल्द।